नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज टी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, टेलिस्मान सेबर अभ्यास 2023 किन देशों से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, या फिर ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज टेलिस्मान सेबर आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ, इसलिए विकल्प ए सही है। एक्सरसाइज टेलिस्मान सेबर अपने भौगोलिक क्षेत्र और भाग लेने वाले भागीदारों की संख्या के मामले में सबसे बड़ा अभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले सैन्य बलों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और मजबूत संबंध विकसित करना है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा कनाडा, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, कोरिया गणराज्य, टोंगा और यूनाइटेड किंगडम की सेनाएं इस अभ्यास में भाग ले रही हैं, जबकि भारत, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के कार्मिक पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास में उभयचर लैंडिंग, जमीनी बल युद्धाभ्यास, वायु युद्ध और समुद्री संचालन सहित क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास शामिल होंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, पीएम वाणी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे दूरसंचार विभाग द्वारा दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। 2. इसका उद्देश्य पूरे देश में वाईफाई पहुंच में सुधार करना है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में पीएम वाणी योजना खबरों में रही। बता दें कि वाणी का पूरा नाम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है। इस योजना को दूरसंचार विभाग द्वारा दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन एक सही है। यह पूरे देश में वाईफाई पहुंच बढ़ाने के लिए बनाई गई एक योजना है, इसलिए कथन 2 सही है। इसका उद्देश्य देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट के प्रसार को बढ़ाना है। पीएम वाणी ढांचे में निम्नलिखित घटक शामिल हैं: सार्वजनिक डेटा कार्यालय, सार्वजनिक डेटा कार्यालय एग्रीगेटर, ऐप प्रदाता, केंद्रीय रजिस्ट्री। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? आर्द्र हवा से बिजली का उत्पादन, नदी के पानी के प्रवाह से बिजली का उत्पादन, भूतापीय ऊर्जा की भाप से विद्युत उत्पादन, या फिर कोयले द्वारा पानी को उबालने से बिजली का उत्पादन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्द्र हवा से बिजली का उत्पादन। हाल ही में शोधकर्ताओं ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नामक एक तकनीक विकसित की है जो आर्द्र हवा से बिजली उत्पन्न कर सकती है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह एक प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा है जो भविष्य में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत बनने की क्षमता रखती है। आर्द्र हवा से बिजली प्राप्त करने की कुंजी एक छोटे उपकरण में निहित है, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड और नैनोपोर्स से भरी सामग्री की एक पतली परत होती है। 100 नैनोमीटर से कम व्यास वाले ये नैनोपोर्स हवा से पानी के अणुओं को डिवाइस से गुजरने की अनुमति देते हैं। जैसे ही ये अणु ऊपरी कक्ष से निचले कक्ष की ओर बढ़ते हैं, वे नैनोपोर्स के किनारों के साथ संपर्क करते हैं, जिससे कक्षों के बीच विद्युत आवेश असंतुलन पैदा होता है। यह प्रक्रिया प्रभावी ढंग से डिवाइस को एक लघु बैटरी के रूप में बदल देती है, जिससे निरंतर बिजली पैदा होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्द्र हवा से बिजली का उत्पादन। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला साइबर सुरक्षित भारत किसकी एक पहल है? संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, या फिर कानून एवं न्याय मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग भोपाल में CISO डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम के 38वें बैच का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत किया गया। बता दें कि साइबर सुरक्षित भारत पहल की संकल्पना साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने और सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों और फ्रंटलाइन IT अधिकारियों की क्षमताओं का निर्माण करने के मिशन के साथ की गई थी।
इसे 2018 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसकी स्थापना 1982 में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत की गई थी। 2, इसका उद्देश्य समुद्री डकैती की घटनाओं से निपटने के लिए ही की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी के सदस्य राष्ट्र गहरे समुद्र में खनन नियमों को अपनाने के लिए 2 साल के रोड मैप पर सहमत हुए हैं। बता दें कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसे 1982 में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत स्थापित किया गया था, इसलिए कथन एक सही है। यह वह संगठन है जिसके माध्यम से अनक्लॉज के सदस्य देश समग्र रूप से मानव जाति के लाभ के लिए क्षेत्र में सभी खनिज संसाधन से संबंधित गतिविधियों का आयोजन और नियंत्रण करते हैं। इसे गहरे समुद्र से संबंधित गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले हानिकारक प्रभावों से समुद्री पर्यावरण की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, खान मंत्रालय, या फिर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खान मंत्रालय। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किए। इस बार लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को प्रदान किया गया, जो पिछले 4 दशकों में हिमालय में अपने अग्रणी काम के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना खान मंत्रालय द्वारा की गई है, इसलिए विकल्प सी सही है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों और योगदान के लिए व्यक्तियों और टीमों को सम्मानित करना है। इन क्षेत्रों में भूस्खलन, भूकंप, बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन भी शामिल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, खान मंत्रालय। अगला प्रश्न है, पॉक्सो अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसके तहत एक बच्चे को 15 वर्ष से कम उम्र में किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। 2, भारत में सहमति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 3, इसके अनुसार बच्चे शब्द में केवल लड़कियां ही शामिल हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी 3, या फिर कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में चंडीगढ़ में एक फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने पॉक्सो अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। बता दें कि पॉक्सो का पूरा नाम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है। पॉक्सो यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 एक कानून है जिसका उद्देश्य बच्चों को सभी प्रकार के यौन शोषण से बचाना है। इसके तहत एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसके तहत सहमति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, इसलिए कथन 2 सही है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करके यह अधिनियम बाल यौन शोषण पीड़ितों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। नतीजतन किसी भी लिंग का बच्चा जिसका यौन उत्पीड़न हुआ है उसे अधिनियम के तहत प्रदान किए गए उपचारों तक पहुंच प्राप्त है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार केवल एक कथन सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे आधिकारिक तौर पर साल 2012 में लॉन्च किया गया था। 2, यह अफ्रीकी एकता संगठन का उत्तराधिकारी है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाने के लिए एक प्रस्ताव रखा है। अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय निकाय है जिसमें 55 सदस्य देश शामिल हैं। यह संघ अफ्रीकी महाद्वीप के देशों से मिलकर बना है। इसे आधिकारिक तौर पर वर्ष 2002 में लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। यह अफ्रीकी एकता संगठन का उत्तराधिकारी है, इसलिए कथन 2 सही है। इसका उद्देश्य अफ्रीकी राज्यों के बीच एकता और एकजुटता को बढ़ावा देना है, जबकि इसके पूर्ववर्ती OAU का मुख्य उद्देश्य
महाद्वीप को उपनिवेशवाद और रंग भेद के बचे हुए अवशेषों से छुटकारा दिलाना था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, सदन में विपक्ष के नेता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, सबसे बड़े मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के नेता को आमतौर पर विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है। 2, वरीयता तालिका में लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता का स्थान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से ऊपर होता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में देश के गृह मंत्री ने संसद के दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं से मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के सहयोग में अपील की है। बता दें कि विपक्ष का नेता सदन का एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। इसके महत्व को देखते हुए इसे मंत्री का दर्जा दिया गया है। सबसे बड़े मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के नेता को आमतौर पर विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है, इसलिए कथन 1 सही है। वरीयता तालिका में लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता का वही स्थान है जो केंद्र के कैबिनेट मंत्रियों और राज्य के मुख्यमंत्रियों का अपने अपने राज्यों में होता है। यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से ऊपर होता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसकी स्थापना वर्ष 1972 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। 2, यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1970 के दायरे में कार्य करता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में सेबी ने प्रतिभूति बाजार में ट्रेंडों के तात्कालिक निपटान के लिए अपनी योजना की घोषणा की है। बता दें कि सेबी या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार के लिए नियामक संस्था है। इसका गठन भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से 12 अप्रैल 1988 को एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। इसकी स्थापना वर्ष 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधान 30 जनवरी 1992 को लागू हुए। सेबी इसी अधिनियम के दायरे में रहकर कार्य करता है, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में चर्चित भायखला रेलवे स्टेशन किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, सिक्किम, कर्नाटक या फिर ओडिशा? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।